हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक नए टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं आपको बता दें कि हमारा पहला टॉपिक होगा कूलाम का नियम और दूसरा टॉपिक होगा कूलाम के नियम की सीमाएं। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं उनमें से पहला टॉपिक है कूलाम का नियम और दूसरी टॉपिक है कूलाम के नियम की सीमाएं। आपको बता दें, कूलाम ने 1785 ईस्वी में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। जी हाँ, एक बार और सुने कूलाम ने क्या बात बताया था 1785 में, तो सुन लीजिए। कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम ने अपने नियम में बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मान लीजिए हमारे पास एक आवेश यहाँ है और एक आवेश मान लीजिए यहाँ है। यहाँ आवेश मान लीजिए Q1 है और यहाँ आवेश मान लीजिए Q2 है और दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो इनके बीच लगने वाले बल के संबंध में वह नियम जो प्रतिपादित किया उसी नियम को ही हम कूलाम का नियम कहते हैं। और कूलाम का नियम क्या है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। जी हाँ, मैंने क्या कहा, कूलाम का जो नियम है क्या नियम है आपको बता दें। कूलाम ने बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण जो बल होता है उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ रहा है? चलिए इनको हम लिख करके आपको मैथमेटिकली पोर्शन के द्वारा यानी मैथमेटिक्स में आपको समझाने का प्रयास करते हैं एक चित्र के माध्यम से। तो मान लीजिए हमारे पास ये Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है, दोनों एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वह कूलाम के नियम से क्या कि कूलाम का नियम कहता है इनके बीच जो लगने वाला बल होता है वह दोनों आवेशों के, आपको पहले आप लिखना पड़ेगा चित्र में दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। चित्र में दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, Q1 है और Q2 है। चित्र में दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और Q2 हैं, एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वह कूलाम के नियम से क्या कि इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वह दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। और दूसरी बात क्या बताया था कि उनके बीच लगने वाला जो बल होता है, लगने वाला जो उनके बीच बल है उनके बीच की दूरी की वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर इन दोनों नियमों को हम कंबाइन कर दें, दोनों नियमों को मिला दें, समीकरण 1 एवं 2 को संयुक्त करने पर
एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। जैसे ही हम प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ हटाएंगे एक नियतांक लगाया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। हाँ एक बात बता दें कि कहीं कहीं यहाँ कई लोग क्या करते हैं के लगाते हैं या जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं। हम यहाँ के इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आगे के का एक नया खेल आएगा जहाँ परावैद्युतांक की बात होगी और परावैद्युतांक को भी के से ही लिखा जाता है। तो आप अगर यहाँ के लगा देंगे, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद अगर हम के लगा देंगे तो फिर वहाँ जो परावैद्युतांक वाली जब के लगाएंगे तो फिर क्या होगा, आप इस के में और उस के में अंतर नहीं कर पाएंगे। आप खुद कंफ्यूजन हो जाएंगे कि हमारा कांस्टेंट वाला कौन के है और परावैद्युतांक वाला कौन सा के है। इस वजह से और एक बात बता दें कि प्रोपोर्शनल हटाने के बाद, ये प्रोपोर्शनल हटाने के बाद जो लगाया जाता कि आखिरी में इसको रिप्लेस कर दिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में। तो क्यों ना मैं के को डायरेक्ट रिप्लेस मैंने हटा दूं, के की बात ही ना करूं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हटा के हम क्या लिख दे रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह भी एक नियतांक है, अब के भी एक नियतांक है, हम परावैद्युतांक वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो के भी क्या हो जाएगा आपका एक नियतांक होता, अर्थात इसको अगर मैं हटाता हूं तो क्या लगाता, के लगाता। लेकिन मैंने के नहीं लगाया क्योंकि आगे चल के को फिर रिप्लेस करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात जब होती है तो उसी के को हम क्या मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर मान लेते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना के को हम जिक्र ही ना करें, डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया जाए। यह भी क्या है, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या एक नियतांक है तो यहाँ लिखना पड़ेगा जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं, कूलाम नियतांक कहते हैं, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। और एक बात और बता दें कि जो एप्सिलॉन नॉट है, जहां एप्सिलॉन नॉट भी एक क्या है, नियतांक है, जहां एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, एक नियतांक है जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। और इसका मान क्या होता है, मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, एप्सिलॉन कई प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों में उनका क्या संबंध है, इस सारी चीजों को हम 1 बाई 1 बताएंगे। समझ में आ रहा है, वह अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो कूलाम का नियम अगर पूछा जाए तो बताइएगा, कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चित्र में दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इन आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा कूलाम के नियम से क्या होगा, जो वैद्युत बल होगा उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। और दूसरी बात क्या बताया, इनके बीच लगने वाला जो बल होता है यह इनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती अर्थात क्या, F प्रोपोर्शनल 1/r²। जब दोनों नियमों को कंबाइन करेंगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा, F बराबर नहीं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। जैसा ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम के लगाते हैं, लेकिन हम के यहाँ नहीं लिखे क्योंकि के अगर लगा देंगे फिर आगे चलने के बाद क्या करते हैं, उस के को रिप्लेस कर दिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में। अगर मैं यहाँ के लगाता हूं फिर वहां आगे भी परावैद्युतांक की जब बात होगी, परावैद्युतांक क्या होता है मैं बता दूं, बार बार शब्द ले रहा हूं परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक किसी माध्यम का वह गुण होता है, परावैद्युतांक किसी माध्यम का वह गुण होता है जो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को कम करता है। जी हाँ, मैंने क्या कहा, परावैद्युतांक क्या होता है, किसी माध्यम का वह गुण होता है जो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को कम करता है।
ठीक है। तो हम यहाँ के, इसलिए यहाँ के कुछ लोग प्रपोर्शनल हटा के लगाते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि आगे जाकर के इसको चेंज कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में। मैंने सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने का प्रयास किया है। जिसका मान होता है, इसका भी मान होता है भाई, यह भी एक नियतांक। और इस बात बता दें, इसका जो मान होता है वो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका जो मान होता है वो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और यह नियतांक में भी है, एप्सिलॉन नॉट भी एक नियतांक है, जिसे निर्वात की हम वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका भी मान होता है, इसका भी मात्रक होगा, बीमा होगा, इसके भी प्रकार है, 3 प्रकार पढ़ाया जाएगा, उनके बीच भी इनका संबंध, सब चीज़ों का हम बात स्टेप बाय स्टेप अध्ययन कर, लेकिन यहाँ नहीं, अगले वीडियो में। ठीक है। हाँ, एक बात और समझिएगा, ये जो दोनों आवेश ना रखे गए हैं, सारा जो ड्रामा हम रच रहे हैं, जो रामलीला हो रहा है ना, ये सारा रामलीला कहाँ हो रहा है? वाई में हो रहा है। हाँ भाई, ये बात याद रखिएगा, वाई में हो रहा है, और या निर्वात में आप कह सकते हैं, निर्वात में हो रहा है। तब यह होगा, यह फार्मूला तब यूज करेंगे जब आवेश हमारे कहाँ हो, निर्वात या वाई में स्थित हो, तब यह फार्मूला होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R स्क्वायर। लेकिन अगर मान ले ये दोनों आवेश क्या हो, वाई या निर्वात में न हो, चलिए इसको हम बना लेते हैं, समीकरण 3 बना लेते हैं। अगर मान ले ये दोनों जो आवेश हैं वह निर्वात या वाई में न हो, ये जो दोनों आवेश रखे गए हैं Q1 Q2, ये निर्वात में न हो, बल्कि क्या हो, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कह देगा दोनों आवेश को कह देगा वाई में रखा हो तो उनके बीच लगने वाला बल यह है, कह देगा मिट्टी के तेल में डाल दिया जाए जिसका परावैद्युतांक दे देगा, कह देगा इनके बीच लगने वाला बल बताओ। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य जब दोनों आवेश क्या हो, किसी अन्य माध्यम में रखे वाई और निर्वात छोड़ के, तब उनके बीच लगने वाला बल होगा। सब यही लिखेंगे, सब यही लिखेंगे। क्या अंतर होगा, F के जगह FM लिखेंगे, M फॉर मीडियम है, ठीक है। और लिखेंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर तो लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ K लगा देंगे, बस यही एक अंतर है। जहाँ K क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक है जिस माध्यम में दोनों आवेश रखे गए हैं। अब परावैद्युतांक होता क्या है, तो मैंने क्या कहा, परावैद्युतांक किसी माध्यम का वह गुण होता है जो दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के मान को कम करता है। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा एक नया समीकरण। इसको मान लें समीकरण 4 है। अगर हम क्या कर दें, समीकरण 4 में अगर हम 3 से भाग दे दें तो फिर क्या होगा, FM/m। इससे इसमें यानी कि इसमें भाग दे रहे हैं, चौथे में भाग दे रहे हैं, तीसरे से, तो F यहाँ m लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे, F। अब ध्यान दीजिएगा कि ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यह भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका K। क्या हो जाएगा, K। ठीक है, यह भी एक रिलेशन अगर यह याद रखेंगे तो आगे जब न्यूमेरिकल कराया जाएगा ना, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। डायरेक्ट हम इस फार्मूले की मदद से तुरंत हम बता देंगे। जैसे कह देगा कि वाई में 2 बिंदु आवेश रखे गए हैं, चलिए हम बता देते हैं। जैसे वाई में 2 बिंदु आवेश रखे गए हैं, उनके बीच लगने वाला बल, उनके बीच लगने वाला जो बल है वो 10 न्यूटन है। ठीक है, अब कह देगा उन दोनों आवेशों को अगर मान लीजिए हम 5 परावैद्युतांक वाले माध्यम में, यानी 5 परावैद्युतांक वाले, यानी K का मान 5 हो, यानी परावैद्युतांक वाले माध्यम में 5 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल बताओ। अब FM पूछा है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे, तो फिर क्या करेंगे, हम फार्मूला क्या लिखें, FM बराबर लिखें, तो चलिए रख देते हैं FM। तो पूछा जा रहा है, FM पूछा जा रहा है, F लिख दिए FM, और F का वैल्यू 10 है तो 10 लिख दिए, और K है तो K के जगह 5 लिख देंगे, तो गुणा कर देंगे तो FM बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5 दाएं में 50 न्यूटन हो जाए। बात समझ में आ रहा है, तो बहुत इजी है, कुछ है नहीं,
समझ में आ रहा है। तो अब देख सकते हैं कि समीकरण 3 में हम समीकरण 4 से भाग दिए तो यह रिजल्ट आया है। अगर करना तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं एफएम में यहाँ 4 1/k नहीं रहेगा, यहाँ k नहीं रहेगा, भाग देने पे क्या होगा 1/k आएगा, क्योंकि एफएम में 1/k हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1/k हो जाएगा। हाँ यहाँ तो 1/5 हो जाएगा भाई, 1/5 हो जाएगा, क्योंकि k का मान क्या है 5 है, तो गुणा कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आएगा। सॉरी भाई 2 आएगा न्यूटन में, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत इजी है, बड़ो चीज़ों को समझ लीजिए। हमारे पास इतनी बात तो समझ में आ ही रहा है। हमने क्या कहा कि अगर दोनों आवेश क्या हो, वायु में न होकर के, निर्वात में न होकर के किसी अन्य माध्यम में रखे हो और उस माध्यम में रखे हो जिसका परावर्तांक क्या हो k हो, जिसका परावर्तांक k हो, तो उस माध्यम में इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो क्या होगा, एफएम बराबर लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r, इसको बस यहाँ k लगा देंगे। क्या लगा देंगे k। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग, समीकरण 4 में समीकरण 3 से जब भाग देंगे तो एफएम यानी एलएचएस के साथ एलएचएस से भाग देंगे, यानी एफएम में एफ से भाग देंगे तो यहाँ लिख दिए, और यह वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से कट जाएगा, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से, तो बचेगा क्या 1/k बचेगा, तो हम लिख देंगे 1/k, ठीक है। यानी एफएम अपान एफ इक्वल टू 1/k होगा। तो हमने क्या कहा कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए निर्वात या वायु में 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या है 10 न्यूटन है, अगर उन्हीं आवेश को ले जा करके किसी 5 परावर्तांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, तो उनके बल को क्या करता है, कम करता है। भाई हमने गलती से लिख दिया था, कोई बात नहीं, आप सुधार कर लीजिएगा। तो एफएम हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, जिस माध्यम में रखा जा रहा है। तो एफएम बराबर क्या सूत्र होता है, एफ बराबर 1/k। एफएम का वैल्यू पूछा जा रहा है, यहाँ लिख दिए, जबकि एफ का वैल्यू यहाँ से रख दिए 10, बचा क्या 1/k। तो k के जगह हम 5 रख देंगे, 5, इसका गुना इसमें करेंगे 10, और 10 में 5 से भाग देंगे 2 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या है कि कूलाम के नियम की सीमाएं। तो चलिए आपको बता दें कूलाम के नियम की सीमाएं क्या हैं, कहाँ कहाँ कूलाम का नियम लागू होगा और कहाँ नहीं होगा। तो ध्यान से समझ लीजिए, कूलाम के नियम की निम्न सीमाएं आप बताइएगा, ठीक है। पहला सीमा क्या है कि कूलाम का नियम जिन आवेशों पर लागू होगा वह आवेश बिंदुवत होने चाहिए, यानी कह सकते हैं कूलाम का नियम बिंदुवत आवेश पर लागू होता है, ठीक है। यानी आवेश क्या हो, बिंदु के रूप में हो, बहुत बड़े बड़े आवेशों पर यह नियम नहीं लगेगा, ठीक है। सीधे सीधे आप समझ लीजिए, बहुत बड़े बड़े आवेश हो तो उनके बीच ये जो कूलाम का नियम लगता है ये नहीं लगेगा। कब लगेगा, आवेश बिंदुवत होने चाहिए। दूसरी बात, दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए। मैंने क्या कहा, दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए। और तीसरी बात, इन दोनों आवेशों के बीच जो बीच की दूरी है वो 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, पहली बात आप याद रखिएगा कि दोनों आवेश बिंदुवत होने चाहिए। दूसरी बात बताइएगा कि दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए। और तीसरी बात बताइएगा दोनों आवेशों की जो बीच की जो दूरी है वह 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।